हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं और हम देखते हैं सपना। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज आप पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य सरकार को राज्य की नीतियों के लागू होने के संकेत देते हैं। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, यानी ये न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है, ये आप ध्यान देना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। जैसे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है, तो उस राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। तो देखते हैं, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, किस आर्टिकल से स्टार्टिंग होती है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान में तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, लेकिन ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड से। यानी स्रोत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वो आयरलैंड है, लेकिन जब भारतीय संविधान में लेने की बात तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से। और क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अधिनियम के द्वारा लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए। ये आप विशेष ध्यान देना। तो अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। क्या दिया गया? राज्य की परिभाषा। वही परिभाषा राज्य की दी गई है जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, तो ये ध्यान देना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। इसमें कहा गया जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकार में आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर राज्य जो है किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कर रहा है तो राज्य के उस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। यानी राज्य को आप किसी भी नीति निर्देशक तत्व को जबरन लागू करने का आदेश नहीं दिला सकते। यानी राज्य को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि ऐसा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 आप लागू करो। राज्य की इच्छा होगी तो लागू करेगा, आप उसको लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी न्यायालय में चुनौती दे नहीं सकते हो। तो जब न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो तो राज्य में उन्हें लागू करने के लिए मजबूर भी आप नहीं कर सकते। ये विशेष ध्यान देना। इसके बाद अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा। यानी समाज में सभी को समान न्याय मिले इसका प्रयास राज्य करेगा। और आर्थिक न्याय, आर्थिक स्तर पे अगर कोई कमजोर है तो राज्य सरकार उसकी मदद करे, इस न्याय की भी बात राज्य सरकार करेगी। और राजनीतिक
यानी सभी को जो राज्य में राजनीति में भागीदारी देने के लिए, उसके लिए भी समान न्याय की व्यवस्था करे, यानी इसे लागू करे। तो राज्य सरकार अगर अनुच्छेद 38 लागू करती है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी, उस पे उसकी प्राप्ति का लक्ष्य देखा जाएगा। तो राज्य सरकार, कुछ राज्य सरकारों ने लागू किया, कुछ ने नहीं लागू किया, यह भी है। तो यहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात, राजनैतिक न्याय की प्राप्ति की बात कही गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था, समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था यानी ये अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य है तो समान वेतन की व्यवस्था राज्य सरकार करे, इसे लागू करे। क्योंकि अनुच्छेद 39 में है कि राज्य सरकार समान कार्य तो समान वेतन की व्यवस्था लागू कर सकती है। तो इसमें अगर महिला टीचर है, उसे अगर 40,000 वेतन मिल रहा तो पुरुष टीचर को भी 40,000 मिलेगा। जैसे किसी विद्यालय में, गवर्नमेंट विद्यालय में पुरुष जो टीचर है उसने मैथ सब्जेक्ट से टीचिंग करना प्रारंभ किया और उसे सरकार 42,000 पेमेंट दे रही, तो महिला टीचर भी मैथ से अगर आती है उसके स्थान पर तो उसे भी 42,000 मिलेगा, क्योंकि वही कार्य पुरुष कर रहा था, वही महिला। तो सेम पुलिस में कांस्टेबल या एसआई पुरुष भी बनते तो उनको भी वही वेतन, और महिला भी कांस्टेबल या एसआई बनती तो उनको भी वही वेतन दिया जाता है। क्योंकि राज्य की सरकार ने इसे लागू कर रखा है, समान कार्य है तो समान वेतन की व्यवस्था। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल है, तो इसे लागू किया है राज्य सरकारों ने। इसके बाद अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य तो समान वेतन की व्यवस्था बता दिया है, आप क्लियर करा दिया है। 39A इसमें कहा गया बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जिनको कानूनी सहायता नहीं मिल पाती, न्याय नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए एक संशोधन करके इसमें अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य जो है लोगों को निःशुल्क न्याय और कानूनी सहायता प्रदान करे। तो इसमें राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। यानी अगर राज्य इसे लागू करता है 39A को, तो राज्य जो है निःशुल्क न्याय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे यूपी में ये लागू है, तो अन्य बहुत से राज्य हैं जहां पे लागू है ये। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज जो व्यवस्था है, जैसे यूपी में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, उसमें एक है जिला पंचायत, फिर नंबर 2 क्षेत्र पंचायत, नंबर 3 ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के तहत, तो 40 में ग्राम पंचायत का गठन, इसमें ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 राज्य के लोगों के
जॉब यानी काम और शिक्षा तथा लोक सहायता को उपलब्ध कराने की बात करता है। यानी राज्य के लोगों के लिए काम की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें लोक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो काम यानी जॉब, शिक्षा और लोक सहायता। अब लोक सहायता मतलब बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिंपल सा है। लोक सहायता में जैसे बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार मदद की एक योजना बनाए, तो बुजुर्गों के लिए जैसे वृद्धा पेंशन है, यानी उनके लिए लोक सहायता का काम राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए कर रही, दिव्यांगों के लिए कर रही, जो दिव्यांग है उन दिव्यांग के लिए भी कर रही, और साथ में जो बीमार है व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति हैं, उनके लिए भी लोक सहायता में प्रावधान है। तो बुजुर्गों, दिव्यांग और अस्वस्थ लोगों के लिए राज्य सरकार सहायता उपलब्ध कराएगी, ये बात करती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42। तो अनुच्छेद 42 इसमें कहा गया कि राज्य के लोगों की मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता प्राप्त की जाए। तो मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जाए या दी जाए। तो मानव की उचित दशा के लिए राज्य कार्य करे, यह आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य मानव की उचित दशा के लिए कार्य कर सकता है। और राज्य की जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रसूति सहायता प्राप्त कराई जाए, यानी मेडिकल सुविधा उनको निःशुल्क दी जाए, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाए गर्भवती महिलाओं को, और साथ में उन्हें आने जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया जाए। तो एम्बुलेंस व्यवस्था चल गई है पिछले 7 से 8 वर्षों से, ये सहायता गर्भवती महिलाओं को दी जा रही, यानी प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही। इसके बाद आता है आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो लोगों को उचित वेतन की व्यवस्था करे। राज्य सरकार की जो सरकारी संस्थाओं में लोग कर्मचारी हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको उचित वेतन की व्यवस्था दी जाए, जिससे वो सरकार के साथ अच्छे से मिलकर काम कर सके। अगर उनको उचित वेतन मिलेगा तो वो जहां पे नौकरी कर रहे हैं उस शहर में अच्छे से रह सकेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए वो अच्छे से इलाज भी करा सकते हैं अगर पैसे हैं, और वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिला सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकते हैं, आने जाने के लिए वो वाहन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि राज्य सरकार लोगों को उचित वेतन की व्यवस्था करे। तो राज्य के लोगों को उचित वेतन की व्यवस्था करें। तो राज्य जो है, राज्य के लोगों को उचित वेतन की व्यवस्था करे, जिससे वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसके बाद अनुच्छेद 43A, तो ये भी संशोधन के बाद, तो जितने चाहे वो 43A हो या हमने 39A पढ़ाया हो, ये बाद में संविधान बनने के बाद में संशोधन करके जोड़े गए, ये ध्यान देना।
अब 40A में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राज्य जो है उद्योगों के लिए कार्मिक भागीदारी निश्चित करे, यानी राज्य भी जो उद्योग हैं उनके लिए अपनी भागीदारी को निश्चित करे। तो राज्य उद्योगों के लिए कार्मिक भागीदारी सुनिश्चित करे, यानी भागीदारी निश्चित करे। यह भी राज्य सरकार कर सकती है, इसके पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसका प्रावधान किया गया। यह ओनली गोवा राज्य में लागू है। अगर भारत के किस राज्य में लागू है तो गोवा में। तो बात की जाती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, यानी भारत एक देश है तो एक कानून सभी लोगों के लिए होना चाहिए, यह बात इसमें की गई है। तो एक देश एक कानून में 80% लोग तो है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अपने संस्कार, अपनी संस्थाओं के माध्यम से कानून का पालन करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ मुस्लिम समाज में जैसे 3 तलाक पे, हिंदू समाज में ऐसा नहीं है, या अन्य संविधान में ऐसा नहीं है। तो 3 तलाक के बीच में कानून बना ताकि एक देश एक कानून का पालन किया जा सके। तो वो सायरा बानो का 2017 का मामला था, उसी केस में इसकी बात की गई है, जिसके बाद 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बनाया गया है। तो वो जो कानून है उसे पास किया गया, वो भारत में लागू हो गया ताकि एक देश एक संविधान की बात हो। लेकिन बहुत से अभी ऐसे मामले हैं जहां पे एक देश एक कानून का पालन नहीं होता, केवल 3 तलाक से ही नहीं हो जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं देश में। तो समान नागरिक संहिता ओनली गोवा राज्य में लागू। गोवा राज्य में जो एक कानून है, एक राज्य एक कानून, उसका पालन प्रत्येक धर्म में जाति के लोगों को करना पड़ता है, यह ध्यान देना। इसके बाद अनुच्छेद 45 यानी आर्टिकल 45, ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इस आर्टिकल 45 में बताया गया है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को राज्य जो है वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा एक संस्था है आंगनबाड़ी, उसके माध्यम से 6 वर्ष से कम के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध करा रही राज्य सरकार, और इस समय उनके भरण पोषण के लिए दलिया, बिस्किट, टॉफी, ये सब व्यवस्था करने के लिए, यानी पोषाहार की भी व्यवस्था उन बच्चों के लिए राज्य सरकार कर रही है। तो 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो राज्य सरकार ने यह लागू कर रखा है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश भी चल रही है और करा भी रही है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46, इसमें भी शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 45 और 46 में भी शिक्षा की ही बात की गई है। इसमें कहा गया कि SC ST और समाज के दुर्बल यानी कमजोर व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करे, ये इसमें प्रावधान रखा गया। तो इसमें कहा गया SC ST और समाज के
कमजोर लोगों की शिक्षा राज्य निश्चित करे। बहुत से गरीब लोग हैं समाज में, कमजोर व्यक्ति हैं, तो उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 46 है, राज्य सरकार इसे लागू करके उन व्यक्तियों तक भी शिक्षा पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा राज्य करते हैं। इसके बाद आती है बात आर्टिकल 47 की, तो 47 की बात करते हैं। हाँ, तो अनुच्छेद 47 यानी 47, अनुच्छेद 47 में कहा गया, राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उनके पोषाहार और उनके उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, यानी उचित मेडिकल सुविधा उन्हें दी जाए। ये कहा गया है इसमें कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उचित पोषाहार, सुधार के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था, तो उचित पोषाहार की व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और साथ में कहा है कि मादक पदार्थों के सेवन में रोक लगाई जाए। यह भी ध्यान देना। और इसी अनुच्छेद में कह रहा कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाए। यानी मद्यपान निषेध हो, जैसा गुजरात और बिहार में, तो वैसा अगर राज्य लागू करेंगे तो शायद लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, जहां पे बेहद जरूरी है कि ऐसा लागू हो जाए ताकि धूम्रपान भी निषेध कर दिया जाए और ये अल्कोहल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि खुशहाल और उत्तम हमारा उत्तर प्रदेश हो। ये कोशिश करना है। इसके बाद अनुच्छेद 47 है, सॉरी 47A नहीं है, अनुच्छेद 48, ये ध्यान देना। अनुच्छेद 48 में आते हैं। तो अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 48 में कहा गया, 48 में कहा गया कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन, इसके लिए उन्नत किस्मों को तैयार करे। यानी उन्नत किस्में होंगी कृषि की, फसलों की, तो उससे उत्पादन अधिक होगा, तो राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी बढ़ेगी। और पशुपालन के लिए अगर नए नए जो है पशुओं की प्रजातियां होंगी तो लोग पशुओं का पालन करेंगे, जिससे राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। और कहा गया है इसी आर्टिकल में कि गौ वध पर रोक लगाई जाए, गाय की हत्या पर रोक लगाई जाए, तो इसे लागू भी किया गया है राज्य में, यह ध्यान देना। तो इसमें राज्य
कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत किस्म तैयार करे और गौवध पर यानी गाय गौवध पर रोक लगाए, रोक लगाया जाए, ये अनुच्छेद 48 कहता है। तो ऐसा किया गया, यूपी में यह कानून बन गया, गौवध पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया गया। इसमें सजा का भी प्रावधान है गौवध करने पर, तो ये यूपी में इस समय लागू है। इसके बाद अनुच्छेद आपका आता है 48A यानी अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य जो है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करे। तो राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों यानी वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करे। यानी राज्य का कार्य है कि वो पर्यावरण का बचाव करे, वनों का बचाव करे और वन्य जीवों का भी बचाव करे, जिससे बेहतर समाज, बेहतर वातावरण हो सके। इसके बाद अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में कहा गया कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं और जो राष्ट्रीय धरोहर हैं यानी ऐतिहासिक धरोहर जो भारत में है उनका संरक्षण किया जाए। तो इसमें राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक धरोहर स्थल, ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का संरक्षण करे। ये कहा गया, यानी राज्य का कार्य है कि वो राष्ट्रीय स्मारक, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इनका संरक्षण करने का काम करे। और ऐतिहासिक धरोहर, लाल किला है, दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो इन ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का संरक्षण करने का काम राज्य सरकार का है। जिस राज्य में जो भी धरोहर स्थल है उसको संरक्षित करने का काम करें। और वैसे जो प्रमुख जिम्मेदारी संरक्षण की है वो पुरातत्व विभाग की है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, यह ध्यान देना। इसके बाद अनुच्छेद 50, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दें, यह कहा गया राज्य में। तो जब संविधान लागू हुआ तभी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था, यह ध्यान देना। तो इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब अलग करना, यह है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देंगे। तो जो कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री करता है,
वो न्यायपालिका जो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है उसको दबाव में नहीं ले सकेगा, उसे वो परामर्श नहीं दे सकेगा। इस कार्य के लिए राज्य में हाई कोर्ट है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री का है वो हाई कोर्ट में दबाव नहीं दे सकता है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के लिए आर्टिकल 50 बनाया गया कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, यह किया गया। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 51 यानी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक थे। ये आपका लास्ट अनुच्छेद है 51। तो अनुच्छेद जो 51 है इसमें क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 51 में कहा गया कि राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दे, उसमें अभिवृद्धि करे, यह कहा गया। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दे, ये कहा गया। तो राज्य का काम है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को वो बढ़ावा दे। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। 47 में राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के पास जो एक नीति निर्देशक तत्व में वो अनुच्छेद 47 है। और 47 में यह भी कहा गया कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन में रोक लगा सकता है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 48। इसमें कहा गया कि राज्य कृषि और पशुपालन के लिए उन्नत किस्मों का उत्पादन करे या उन्नत किस्में तैयार करे। और साथ में 48 में कहा गया है कि राज्य गौवध पर, गाय की हत्या पर रोक लगाए। गाय की हत्या, गौवध पर रोक लगाना ये गांधी जी की एक अपनी विचारधारा थी। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में जो है गांधी जी की अपनी विचारधारा थी, ये भी ध्यान देना। 48A में कहा गया कि राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण करने का कार्य करे। इसके बाद अनुच्छेद 49, इसमें कहा गया राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका संरक्षण किया जाए। 50, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे। अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा राज्य दे, ये कहा गया। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफी बेहतर और अच्छा लगा होगा। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।